कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उस नारे के आलोक में आप रोजगार और सामाजिक न्याय मांग रहे हैं इस क्षेत्र में। अगर अधर्म के खिलाफ युद्ध की जरूरत है, धर्म युद्ध, तो वो करना चाहिए। तो युद्ध में दो पार्टियां होती हैं, तो यहाँ पर युद्ध में दूसरी पार्टी कौन है जिनसे दूसरी आप पार्टी जो अन्याय कर रही है देश में, भारतीय जनता पार्टी। ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि नफरत के नाम पर उनको वोट दें। जब मुसलमानों के खिलाफ हिंसाएं होती हैं तो जो अपोजिशन पार्टीज भी हैं वो सड़कों पर उतरते क्यों नहीं दिखता? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नंबर तो सबका आएगा। स्वामी अवधूतानंद जी को छोड़ दिया क्या इन्होंने? आंदोलन होता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन और पूरा देश उमड़ जाता है। फिर ऐसा क्या बदल गया कि देश को जब कहा जाता है कि 5 किलो राशन में हम तुमको अन्न वरदान दे रहे हैं, देश ये बात सुन ले, कैसे बदल? देखिए, उसका अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं के बारे में आपका क्या? उसमें कुछ जो धार्मिक जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे असहमति हो सकती है। लेकिन आपकी पार्टी में जो मंत्री थे जब वो प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं तो उसके बाद इस्तीफा हो जाता है, क्या कारण है? क्या इसमें कोई आप लोगों ने कुछ ब्लूप्रिंट सोचा हुआ है? कैसे मिलेगा रोजगार, क्यों नहीं है रोजगार? क्या कारण है कि इतना दबाव एक्सर्ट किया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री? अभी सबसे बड़ा चक्कर है, अडानी फंसा हुआ है अमेरिका में रिश्वतखोरी के मामले। दूसरा नंबर जो वो एप्स्टीन फाइल में जो हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम आया, कहीं इससे तो घबराए हुए नहीं है प्रधानमंत्री। लोगों को राज्यसभा मिली, पार्टी को फिर हटाना पड़ता है। आप लोगों के निर्णय इतने गलत कैसे साबित होते हैं? हरभजन सिंह बड़े क्रिकेट खिलाड़ी थे, उसके आधार पर उनको लाया गया। बाबा जी हैं, उनको पद्मश्री से नवाजा गया। स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और पावर प्ले सीरीज का ये एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं राधा की नगरी कहें या कान्हा की नगरी कहें, मथुरा से। और मथुरा में हमारे साथ हैं संजय सिंह जी, सांसद हैं राज्यसभा से, आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। पद यात्रा क्यों कर रहे हैं और आगरा से मथुरा इन्होंने क्यों चुना है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत इस पर भी करेंगे कि मथुरा में आकर कह रहे हैं रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, लेकिन मथुरा के साथ तो किसी और पॉलिटिकल नारे को हमने जुड़ता हुआ देखा है जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो उस नारे को बदल पाएंगे क्या? आम आदमी पार्टी के बारे में भी बातचीत जरूर होगी और मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को देखकर कुछ सवाल आपके मन में जरूर उमड़ रहे होंगे, वो सवाल हम लोग जरूर पूछेंगे। तो शुरू करते हैं सर, आपको पदयात्रा। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत थैंक यू, आपने समय दिया है और पदयात्रा के लिए पहले ही शुभकामनाएं। सवाल ये है कि आगरा से मथुरा पदयात्रा की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? देखिए, मैंने सबसे पहली यात्रा की थी अयोध्या से और प्रयागराज तक, सरयू से संगम। दूसरी यात्रा मैंने की रामपुर से अमरोहा। तीसरी यात्रा मैंने की मिर्जापुर से माता विंध्यवासिनी जी का दर्शन करके और सारनाथ तक, जो काशी में स्थित है। और ये चौथी पद यात्रा है जो हमने मोहब्बत की नगरी, ताज नगरी आगरा से शुरू करके और भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया, उस मथुरा तक यात्रा को लेके जाएंगे। और अभी हम लोग मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं जिले में। 2 दिन के बाद वहां पर हमारा सम्मेलन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को क्या संदेश दिया? यही कि अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना है। अगर अधर्म के खिलाफ युद्ध की जरूरत है, धर्म युद्ध की, तो वो करना चाहिए। तो इसलिए ये 2 स्थानों का बड़ा महत्व है। आज जिस तरह से इस मुल्क की भाईचारे की संस्कृति को मिटाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, ऐसे में प्रेम तो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बगैर, गांधी जी ने कहा था कि एक आंख फोड़ने के बदले दूसरी आंख फोड़ने की होड़ में लग जाओगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। आज क्या हो रहा है? पूरी दुनिया एक दूसरे को अंधी करने में लगी हुई है। आज आप देखिए, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलके पहले पैलेस्तीन को बर्बाद किया, फिर उसके बाद अभी ईरान पे उन्होंने हमला किया और फिर लगातार कभी कह रहे हैं क्यूबा को खत्म कर देंगे, कभी किसी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर दिया। तो ये नफरत की जो राजनीति है, ये युद्ध की जो उन्माद की, हिंसा की जो राजनीति है, ये इससे दुनिया का भला नहीं होना है। आपने कृष्ण की नीति का जिक्र किया, कृष्ण ने मोहब्बत का संदेश तो दिया, नीति का संदेश भी दिया था। आपने धर्म युद्ध का जिक्र किया है ना। तो युद्ध में 2 पार्टियां होती हैं,
तो यहाँ पर युद्ध में दूसरी पार्टी कौन है जिससे दूसरी आप पार्टी जो अन्याय कर रही है देश में, भारतीय जनता पार्टी। जिस देश के प्रधानमंत्री को 12 साल मुख्यमंत्री और 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद एक अपनी उपलब्धि चुनाव में गिनवाने के लिए नहीं है, वो नहीं बताते उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया, कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल देश के अंदर बनाए, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, रुपया कैसे मजबूत होगा, किसान की आमदनी दोगुना कैसे होगी, डिजिटल इंडिया का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, खेलो इंडिया का क्या हुआ, आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ, स्वदेशी का क्या हुआ, कुछ बताने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं? केरला फाइल्स के नाम पर वोट दे दे बाबा, कश्मीर फाइल्स के नाम पे वोट दे दे बाबा, अरे कुछ नहीं तो धुरंधर 2 के नाम पे वोट दे दे बाबा। लोग दे भी तो रहे हैं। नहीं तो यही तो सवाल है ना कि प्रधानमंत्री फिल्म के नाम पे वोट मांगने के लिए बना है कि स्कूल अस्पताल के नाम पे? अपनी उपलब्धियां गिनाओ ना, क्या किया तुमने इस देश के लिए 12 साल। अच्छा, क्या आपको लगता है स्कूल आप अस्पताल सोचिए, चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जाके कह रहे हैं कि भाई ये केरला फाइल्स को, कश्मीर फाइल्स को, धुरंधर 2 को लोग कह रहे हैं कि ये झूठ है। क्या है उन पिक्चरों में? हिंदू मुसलमान के बीच नफरत। यानी भारत का प्रधानमंत्री ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि नफरत के नाम पे उनको वोट मिले, हिंदू मुसलमान के झगड़े के नाम पे उनको वोट मिले, दंगे फसाद के नाम पे उनको वोट मिले। और यही प्रधानमंत्री हैं, जैसे ही दुबई पहुंचेंगे इनका रूप बदल जाता है, शेखों के जैसे ही साथ कतर पहुंचते हैं इनका रूप बदल जाता है, जैसे ही ब्रुनेई पहुंचते हैं इनका रूप बदल जाता है, वहां शेखों को जोर जोर से गले लगाते हैं, कहते हैं यहाँ इन्वेस्टर समिट में गुजरात बुलाते हैं, कहते हैं माई ब्रदर मोहम्मद बिन सलमान, वो वहां उनका भाई हो जाता है। और कतर की मस्जिद में भी जाने से प्रधानमंत्री को परहेज नहीं, यहाँ कपड़े से मुसलमानों को पहचान लेते हैं। नहीं, लेकिन ये कौन सी आपकी राजनीति? आप जहां आपके दोस्तों का धंधा चल रहा है हजारों करोड़ का, उन उन मुस्लिम देशों में आपके संबंध बहुत प्रिय हैं, मधुर हैं, उनको तो आप उचक उचक के गले लगाते हैं। और हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के वोट का उल्लू सीधा करते हो। ये कौन सी राजनीति है? जब मुसलमानों के खिलाफ हिंसाएं होती हैं संजय सर, तो जो अपोजिशन पार्टीज भी हैं वो सड़कों पर उतरती क्यों नहीं दिखती? क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जब हिंसा हो रही है तो वो केवल मुसलमानों के खिलाफ हिंसा नहीं है, वो संविधान के खिलाफ हिंसा है। जैसे मोहम्मद दीपक वो प्रकरण आपने देखा होगा कि एक हिंदू कौम से निकला हुआ लड़का खड़ा होता है, कहता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो उस बाबा ड्रेस वाला जो था, उस बाबा ड्रेस वाले के साथ में सड़क पर कोई कंसोलिडेटेड आंदोलन क्यों नहीं दिखता है? देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि नंबर सबका आएगा, नंबर तो सबका आएगा। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी को छोड़ दिया क्या इन्होंने? वो तो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उन पे पॉक्सो जैसा मुकदमा लिखवाया, छोड़ दिया, बख्श दिया क्या? किसको छोड़ रहे हैं? जो इनके हितों के आड़े आता है उसको साफ करने पे लग जाते हैं। ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, एनआईए लगाओ, पॉक्सो लगाओ, मुकदमा लगाओ, जेल में डालो, कोई भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता इनको। इसलिए अगर हम लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमारा नंबर नहीं आएगा, हम बहुत आराम से रहेंगे, अरे इस नफरत में कहां पहुंच गए आप भाई? कहां पहुंच गए? रुपया सबसे न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया, डीजल पेट्रोल गैस की किल्लत देश झेल रहा है। क्यों? प्रधानमंत्री की मूर्खता के कारण। ये संकट देश के ऊपर प्रधानमंत्री लेके आए। 2 दिन पहले आपको क्या जरूरत थी इजराइल जाने की? या तो क्या जरूरत थी पार्टी बनने की? पता ही नहीं था कुछ। भाई पूरी दुनिया जान रही थी कि अमेरिका और इजराइल हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर। ईरान आपका परंपरागत मित्र था, आपको रुपए में तेल देता था, 2019 तक तेल दिया, चाबार पोर्ट का समझौता आपने किया, आपने खामेनेई साहब से मुलाकात करके उनको कुरान की पांडुलिपि भेंट की, और आपने वहां बयान दिया जाके कि भारत और ईरान की दोस्ती जो है वो इतिहास से भी पुरानी है। और 2024 में जब वहां के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर की दुर्घटना मारे गए तो राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, पार्लियामेंट में शोक प्रस्ताव आया। तब ये क्या बदला? क्या विदेश नीति है? क्या बदला? ये 8 खाड़ी के देशों के प्रमुख से आप बात करते हैं, ईरान से बात नहीं करते। क्या बदला? क्यों बदला है ये विदेश नीति? आपको क्या, आपका क्या असेसमेंट? देखिए मुझे ये लगता है कि ही खीखी आपकी विदेश नीति नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या कुंठा है या किस हीन भावना से वो ग्रसित है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जब इन लोगों से मिलते हैं तो बेचारे जैसा लगता है कि
भाव विभोर हो जाते हैं, गले लगाना, खी ही खी ही खी, कुछ भी साइन करके चले आना, जबरदस्ती हंसना, दिखाना, शूटिंग करना, इससे थोड़ी विदेश नीति चलती है। अरे आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हो, थोड़ा रीढ़ मजबूत रखिए आप। लेकिन मैं एक सवाल जो आप बनता है ना सर, क्योंकि आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी नुमाइंदे हैं। वो तो एक इंटरव्यू में मैंने इनको सुना था, मोदी जी को कह रहे थे कि हमारे देश पे हमला होता है, हमारे मंत्री जाते हैं कहते हैं ओबामा ओबामा। तो एंकर ने पूछा कि फिर क्या करना चाहिए, तो कहने लगे पाकिस्तान जाओ ना, और आप सीज फायर कर रहे हैं ट्रम्प के कहने पे। ट्रम्प के डिक्टेशन 100 बार कह चुका वो, कम से कम सेंचुरी लगा चुका उसने, और कह रहा है, मतलब देखिए आप कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैरियर खत्म कर सकते हैं, ये बात मोदी को पता है। लेकिन ये मोदी की छवि हनन नहीं है ना, छवि हनन तो तब होती है जब सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख देते हैं, बोल देते हैं। देखिए ऐसा है, छवि आप अगर इस मानसिकता में आ गए हैं कि जो ताकतवर है वो आपको गाली दे, बेइज्जत करे, अपमानित करे, कुछ भी करे, उसके सामने सर झुका के खड़े रहना है। और कोई कमजोर व्यक्ति है अगर वो सच भी दिखाए तो उसको पकड़ के रगड़ देना है, उसको जेल में डालना है, मुकदमे लिखाना है, और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे बैन लगाना है, प्रतिबंधित करना है। आपका चैनल भी झेल रहा है। मैं इसमें बस एक शब्द से ना इत्तेफाकी रखूंगा कि सच दिखाने वाला कमजोर तो नहीं होगा व्यक्ति। नहीं, जो सच कमजोर दिखा रहा है। नहीं, कमजोर का मतलब आर्थिक संसाधनों में, या ये कह लीजिए कि उसके पास उतनी जो उनसे लड़ने के लिए जो तमाम और जरूरतें हैं, संसाधन है, वो नहीं है उसके पास। वो अपने सीमित संसाधनों में लड़ रहा है ना। मैं इस दृष्टि से कमजोर कह रहा हूँ। एक बार बहादुर तो है वो बहादुर है जो यूट्यूब चैनल चला के और सच्चाई दिखाने का प्रयास करता है। मैं उसकी बहादुरी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। आर्थिक संसाधनों के आधार आर्थिक संसाधनों के आधार पे मैंने कहा कि भाई जिस तरह से इनके पास सत्ता की ताकत है, जिस प्रकार से इनके पास आर्थिक संसाधन है, जिस प्रकार से विज्ञापन का तंत्र इनके पास है, उससे लड़ने में वो उस तरह से सक्षम नहीं है। बावजूद इसके वो लड़ रहा है, तो उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। आप समाजवादी विचारधारा से आते हैं सर, एक सवाल मुझे सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइए, आपका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस उस पर क्या कहता है? आंदोलन होता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन और पूरा देश उमड़ जाता है, निर्भया के बलात्कार के खिलाफ भी देश इकट्ठा हो जाता है। फिर ऐसा क्या बदल गया कि देश को जब कहा जाता है कि 5 किलो राशन में हम तुमको अन्न वरदान दे रहे हैं, देश ये बात सुन लेता है। देश रोजगार के सवाल नहीं पूछता, देश सामाजिक न्याय के सवाल नहीं पूछता है। कैसे बदल गई? देखिए उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि एक नफरती विचारधारा आपके दिल और दिमाग में डाल दी गई। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, आप इसी तरह से इनको वोट देते रहेंगे, कभी 5 किलो राशन के नाम पे, कभी और किसी मुद्दे पे। देखिए समस्या कहाँ है, समाज कैसे बनता है? जो नेतृत्व होता है वो समाज को दिशा देने का काम करता है। अब आप वो दिशा नफरत के बुनियाद पे देना चाहते हैं या मोहब्बत और भाईचारे की बुनियाद पे देना चाहते हैं, दोनों आपके हाथ में है। तो हमारी जो मौजूदा सरकार है पिछले 12 सालों से, या उत्तर प्रदेश में 9 सालों से, या दूसरे राज्यों में कई और सालों से, उसने ये तय कर लिया कि भाई काम वाम करने के चक्कर मत पड़ो। जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, स्कूल बंद होता रहे, अस्पताल बंद होता रहे, हिंदुओं का खून खौलाते रहो, बस हिंदुओं का खून खौलाते रहिए आप, समय समय पे पेट्रोल डीजल कुछ डाल के अपना गर्म करते रहिए मामला। तो ये जो राजनीति है ये बहुत खतरनाक है। आपने कहा सर कि जो लीडरशिप है वो दिशा देता है। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, पब्लिक स्पेस में, तो सवालों से बरी तो आप भी नहीं है। अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं उस समय के हिसाब से अपने जो उन्होंने ली थी वो सही थी। उसमें कुछ जो धार्मिक जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे असहमति हो सकती है लोगों की। असहमति तक ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी में जो मंत्री थे जब वो प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं तो उसके बाद इस्तीफा हो जाता है, क्या कारण है? डर गई थी पार्टी, डर गई थी सरकार के, भाई इस मुद्दे से हम लोग एक बड़ा वोट बैंक जो है वो नहीं ऐसा छूट सकता है। ऐसा नहीं। देखिए ऐसा है कि जहां तक अगर आप आम आदमी पार्टी का प्रश्न उठाते हैं या हम लोगों को देखते हैं आप, तो हमारी पूरी जो राजनीति है वो
राजनीति हमेशा दलितों, पिछड़ों, शोषितों के सवालों को मजबूती से उठाने की रही है और उनके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं और काम हो सकते हैं वो करने की रही है। तो और खास तौर से अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में हमने जब भी कोई मुद्दा आया, वो चाहे भेदभाव से जुड़ा हुआ हो या आरक्षण से जुड़ा हुआ हो, आरक्षण में हो रहे घोटाले से जुड़ा हो, मैंने मजबूती से उठाया। और पार्टी ने भी चाहे अंबेडकर स्कीम लागू करने की बात रही हो या फिर कोचिंग के लिए जो स्कीम लागू हुई या फिर जो और तमाम योजनाओं का लाभ मिला, अगर आप देखेंगे तो समाज के वंचित तबके को सबसे ज्यादा लाभ मिला उसका, केजरीवाल साहब की योजनाओं का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का। तो ये कहना कि हम कोई ऐसे भेदभाव के आधार पे कोई फैसला लेते हैं, वो गलत। उस फैसले पे कुछ और बात करना चाहेंगे, मतलब कि क्यों लिया गया, अब उसके कारण किसी तरह का बहुत सारी अच्छा चीजें क्या हैं है? जिसपे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे राजनीतिक कारण होते हैं उसके। और मेरा अपना ये मानना है कि हमको समाज का भला कैसे हो सकता है, प्राथमिकता वो रखनी चाहिए। अब सर सामाजिक अगर आप वास्तव में एससी समाज, ओबीसी समाज, एसटी समाज के लोगों का, समाज के वंचित तबके का भला करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो योजनाएं हैं सरकार की, वो सही रूप में लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या उनके साथ कहीं भेदभाव हो रहा है तो आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। और उस पे आम आदमी पार्टी 100% खरी है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। एक और चीज है, क्योंकि आपका जो थीम है सर सामाजिक न्याय और रोजगार की डिमांड के साथ आप ये पदयात्रा कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की जब बात होती है, प्रतिनिधित्व का सवाल जो है वो बहुत बड़ा सवाल बन के उभरता है। जो पार्टी का स्पेक्ट्रम देखते हैं, आम आदमी पार्टी का जो बड़े नेता हैं, उस तबके से आता हुआ कोई नेता बहुत बड़े पद पर नहीं दिख रहा है, इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए ऐसा है कि शुरुआत से ही लगातार पार्टी ने समय दिया ऐसे लोगों को जो जैसे मान लीजिए मंत्री है, तो मंत्री हमारे यहाँ अनुसूचित जाति से रहे हमेशा से। चुनाव लड़ाने की बात हुई तो कुलदीप जो हमारे एससी समाज से ही आते हैं, लेकिन उनको हमने जनरल सीट से चुनाव लड़ाया, लोकसभा का चुनाव। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग आम आदमी पार्टी ने किए हैं जो दूसरी पार्टियां साहस नहीं करती, हिम्मत नहीं करती। आप कांग्रेस बीजेपी को देख लो, आप एक उदाहरण नहीं बता सकते कि किसी जनरल सीट से उन्होंने एससी समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया। हमने लड़ाया, हमने डिप्टी स्पीकर बनाया, हमारी पीएसी में राखी बिरलान है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हम ये पार्टी जो बनी, ये पार्टी बनी आंदोलन से निकलकर, और उस आंदोलन में जो लोग शुरू में सक्रिय रहे, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पार्टी के अंदर उठाया उन्होंने। तो ये जो लेकिन वो उस पद पे रह के कोई एससी समाज के प्रति या एसटी समाज के प्रति या अल्पसंख्यकों के प्रति या पिछड़ों के प्रति कोई दुर्भावना फैलाते हो या उनके अधिकारों को मारते हो, ऐसा एक उदाहरण आप नहीं दे सकते। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अकादमिक बहसों में कहा जाता है ना कि भाई जैसे हम लोग खुद अपने न्यूज रूम में कहते हैं महिलाओं के इश्यूज पे अगर हमको बात करनी है तो कम से कम पैनल में महिला तो हो, महिलाओं के इश्यूज पे महिला से ज्यादा जहां बात तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो हमने तो महिला मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली के अंदर। तो उसके पीछे कोई ये दुर्भावना दूर दूर तक नहीं है कि हमने जानबूझ के किसी का हक मार के उसको पीछे किया। ठीक, चलिए रोजगार वाले सवाल पे आते हैं। क्या इसमें कोई आप लोगों ने कुछ ब्लूप्रिंट सोचा हुआ है कि कैसे मिलेगा रोजगार, क्यों नहीं है रोजगार, क्या लगता है? देखिए, नहीं होने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है कि आप क्या उसके बारे में सोच भी रहे हैं, तो जवाब है कि नहीं। क्या आप वास्तव में रोजगार देने को लेकर चिंतित हैं, तो जवाब मिलेगा कि नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट करने के बाद पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। कोई अगर परीक्षा मान लीजिए संपन्न भी हो गई, लिस्ट में नाम भी आपका आ गया, आप पहुंचते हैं इंटरव्यू देने के लिए, पता चलता है कोर्ट का स्टे हो गया। फिर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहिए आप, सालों साल 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो घोटाला हुआ था, उसको सबसे पहले मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, सबसे पहले। और उस पर हाई कोर्ट से वही फैसला आया जो सवाल हम लोग उठा रहे थे। लेकिन बावजूद इसके आज तक उन लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई, नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अब वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो इसलिए सरकार की नीयत नहीं है
अच्छा, जो रोजगार है भी हम्म, उसको किस तरीके से बना रखा है? शिक्षा मित्र पहले जी। 30,000 मिलता था, अब 10,000 मिलता है। हम्म, आशा बहु में, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, अभी कल आए थे रोजगार सेवक हमारे पास। यात्रा 22 विभाग। महीने से ब्रज क्षेत्र के जो रोजगार सेवक थे उनको सैलरी नहीं मिली, जो भी उनको मामूली 5-7 हजार जो भी मिलती जी। नहीं मिली। हम्म, तो मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में ये है क्या? रोजगार नहीं है। पेपर लीक हो रहा है। अब किसान के रोजगार को आप देखिए, आज कृषि जो है वो एक महंगा काम हो गया। हम्म, कृषि फायदे का धंधा नहीं है जिसमें कुछ पैसा मिल सकता था। गन्ना या जो ऐसी ऐसी फसलें होती हैं जो जिसको देने पे आपको तुरंत पैसा मिल सकता है किसान को, जो नकदी उसको फसलें हैं। नकदी वाली, उसमें तो आप उनको लटकाए रहते हैं, वो लाठी खाते हैं, मुकदमा लिखवाते हैं, हम्म, जेल जाते हैं, अपना ही गन्ना बेच के पैसा मांगने जाते एक तो घर से पैसा लगाते हैं, ना घर पैसा मिल रहा है ना सम्मान मिल नहीं रहा है। मिल किसानों के साथ तो ये स्थिति है। अच्छा, एक कृषि को आपने रोजगार के तौर पे देखा भी नहीं। आपने उसको देखा कि हाँ, एक ये जीवन यापन का साधन है। हम्म, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कृषि जीवन यापन का कोई साधन कुछ नहीं कर रहा है तो और किसान ही करो। किसान ही कर रहा है। अमेरिका में क्या है? कृषि उनका उद्योग है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में, विकसित देशों में कृषि उनके लिए उद्योग है। लेकिन उद्योगपतियों को जब कृषि सौंपना चाह रहे थे तब तो विरोध किया किसानों ने। नहीं, उद्योगपतियों को कैसे सौंपना चाह रहे थे? हम्म, आप इनकी जमीन ही दे देना चाह रहे थे उनको। आप इनकी जमीन उठा के उनको दे देना चाह रहे थे, हजारों हजार एकड़ जमीन दे देना चाह रहे थे। ऐसे थोड़ी सशक्तिकरण होगा किसानों का। भाई, आप किसानों, आज तक हिंदुस्तान में उनकी उपज को रखने के लिए गोदाम नहीं बन पाए हैं। खुले आसमान के नीचे गेहूं और चावल रखे, धान रखे जाते हैं और सड़ जाते हैं। हजारों टन, लाखों टन, आप समझ सकते हैं। जिस देश में भंडारण की व्यवस्था नहीं है, यही आप आलू का क्षेत्र है, पूरा ब्रज का क्षेत्र, आप जाइए देखिए हालत क्या है। तो जब आप जो न्यूनतम सुविधाएं हैं किसानों को, आप अमेरिका की सब्सिडी, आप अमेरिका के लिए हिंदुस्तान का कृषि क्षेत्र खोल रहे हैं, आपको अंदाजा है कितना गलत फैसला आप लेने जा रहे हैं? आपने खोल दिया ऑलमोस्ट। भाई, अमेरिका में एक किसान को जितनी सब्सिडी मिलती है, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े किसान की आमदनी नहीं है उतनी। ठीक बात है। तो हाँ, तो जब मान ही ये लिया है कि भाई कोई कुछ नहीं करेगा तो किसान ही करेगा, हाँ, तो किस बात का उसको सपोर्ट मिलेगा? तो इसलिए रोजगार का जब हम सवाल उठा रहे हैं तो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी जो नौजवानों को नहीं मिल रही है, रेडी पटरी वाले की दुकान पे जो बुलडोजर चलाया जाता है, या शिक्षा मित्र या आशा बहुएं या रोजगार सेवक या तमाम जो ये आंगनबाड़ी हैं, इनको परमानेंट करने का सवाल है। इन सारी चीजों को हम जोड़ के साथ में चल रहे हैं। ठीक, एज अ पॉलिटिकल ऑपोजिशन और पॉलिटिकल लीडर जो हैं, आप ये सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन एक बात कहते हैं ना संजय जी कि माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चे जो है रोने नहीं लगती, बच्चा रोने नहीं लगता। तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन युवा तो रामनवमी के जुलूस होंगे वहां पे मस्जिदों के आगे जाकर और गंदे तो गंदे करते रहिए, तो आपके शौक है ना। सेंसिटाइज कैसे करेंगे मैं आप? कह रहा हूँ करते रहिए ना। अगर आपको लगता है कि ये जाके मस्जिद के सामने रामचरितमानस का पाठ करने से और चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ने से हिंदू धर्म बहुत मजबूत हो जाएगा और पूरी दुनिया में हमारी ख्याति बहुत बढ़ जाएगी, तो आप जाके कीजिए, करिए, इससे देखिए कितना आपका भविष्य बन जाता है। आप सोच पा रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएस में, ब्रिटेन में जो लोग रहते हैं हिंदू, उनको कितना जवाब देना पड़ता होगा कि आपके देश में चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। हनुमान चालीसा छोड़ो भाई, अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए। रामचरितमानस का पाठ करना है, भगवान श्री राम के मंदिर में जाइए। भगवान श्री राम ने आपको कहा कि जाके मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ो, या हनुमान जी ने कहा है कि जाके चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ो। तो जिस युवा की बात आप कर रहे हैं उसको झोंका गया इस तरफ, तो वो विक्टिम भी है ना, उसको झोंका गया, उसको मानसिक रूप से बीमार बनाया गया। एग्जैक्टली। तो वो विक्टिम, तो इस बीमारी की दवा क्या है? इस बीमारी की दवा है कुछ लोग निकल के इसको गलत बोलें,
उनको समझाने का प्रयास करें। अब आप ये पूछिए कि क्या वो प्रयास हो रहा है? एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा मैं कहूंगा नहीं हो रहा है। हूँ। जिस पैमाने पर होना चाहिए नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? डरते हैं लोग, अभी समझाएंगे तो हमारा हिंदू वोट खराब हो जाएगा, फलाना वो। अरे भाई, जो है वो भी जा रहे हैं आपके चुप रहने के चक्कर में। ये बात समझिए ना। अपोजिशन जो सोचता है कि इन मुद्दों पे अगर हम खामोश रहेंगे तो अच्छा रहेगा और हमारा हिंदू वोट हमसे नहीं भटकेगा, आप ये समझ लीजिए कि आप उस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं, अब रास्ता और और प्रशस्त कर नफरत रहे हैं। फैलाने का रास्ता खोल रहे हैं आप। उसको करने से तो कोई फायदा है नहीं। इसलिए आपको सच सच बोलना पड़ेगा, सही बातों को बोलने का। ठीक है, उसके अपने जोखिम भी हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा और दोनों तरफ से बोलना पड़ेगा। आप जब जोखिम की अगर कोई मुस्लिम संगठन का व्यक्ति वो भी भड़काने की बात करता है, उसके खिलाफ भी बोलिए, क्योंकि भड़काऊ राजनीति से तो कोई भला होने। आप बगल के पाकिस्तान का उदाहरण देख लीजिए ना। एग्जैक्टली, वहां क्या सांप्रदायिक आधार पर मुसलमान का झगड़ा है क्या? किस बात का झगड़ा है वहां तो मुसलमान लड़ रहे हैं ना जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं। दोनों ने कट्टरता को बढ़ावा दिया। आप हिटलर की जर्मनी को याद कर लीजिए, उसने क्या किया था? उसने भी कट्टरता और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया था, बर्बाद हो गया ना। आज हिटलर का नाम नहीं लेना चाहता कोई जर्मनी में, क्रिमिनल माना जाता है। क्रिमिनल माना जाता है। राइट। तो ऐसे ही जो लोग आज ये अपराध कर रहे हैं, जब ये नशा खत्म होगा, ये उन्माद वाला नशा जब उतरेगा, तो जो लोग आज ये अपराध कर रहे हैं वो अपराधी माने जाएंगे। तो जो आप कह रहे हैं ना पॉलिटिकल अपोजिशन की तरफ से, वो एफर्ट नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। पॉलिटिकल अपोजिशन तो आप भी, आप लोग और क्या एफर्ट तो हम तो कभी आपने देखा नहीं होगा कैसे मुद्दे पे चुप रहा हूं। मैं तो बराबर बोलता और एग्रेसिवली भी दिखेंगे इस पे। मैं तो मतलब जितना एग्रेशन लोग तो इसी से डरते हैं, कहते हैं यार इतना मत किया करो। आपको अगर लगता है कि इसमें कमी है तो और भी। मैं तो मतलब थंबनेल में आपके नाम मैक्सिमम प्रयास यही करता हूं कि जितना इस तरह की राजनीति पे जितना अधिक से अधिक चोट कर सकूं, अपनी ताकत अपनी क्षमता के बराबर, तो वो करता हूं मैं। एग्जैक्टली। अब उसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं करता। जो मैंने सर इंट्रोडक्शन में बात कही थी कि आगरा से मथुरा तक आप ये यात्रा कर रहे हैं, जो वो एक पॉलिटिकल नारा मथुरा से जुड़ता है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उस नारे के आलोक में आप रोजगार और सामाजिक न्याय मांग रहे हैं, इस क्षेत्र में जोखिम क्या है? देखिए, जोखिम ये है कि अगर आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं तो आप क्या बातें करते हैं? कहते हैं साहब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कल को कोई कहेगा हम सिख राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहेगा हमें कश्मीर एक अलग राष्ट्र दीजिए, कोई कहेगा नहीं भाई तमिल भाषा का सम्मान होना चाहिए और तमिल राष्ट्र हमें चाहिए, कोई कहेगा तेलुगु राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा नागा राष्ट्र चाहिए। तो क्या एक ऐसा देश जो 140 करोड़ का देश है, जिसकी शक्ति ये है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिसकी शक्ति ये है कि लोग इस बात पे हैरान होते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश अपने आप को सेकुलर देश कहता है, आप अपनी उस छवि को ही तोड़ना चाहते हैं। आपकी जो सबसे बड़ी कैपिटल है दरअसल जो आपकी अपनी और जो आपको संविधान से मिला है, वो किसी से हमें भीख में नहीं मिला, वो हमारे संविधान ने दिया है, हमारे संविधान के निर्माताओं ने दिया है और लंबी बहस के बाद दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ गैर बराबरी नहीं होगी, यहाँ समानता का अधिकार होगा सबको, जो लोग शोषित वंचित हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था होगी। ये सब एक तयशुदा समझी सोची क्या कहते हैं सोच के तहत, विचार के तहत संविधान में लाई गई बातें हैं। अब उसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक बाबा यहाँ पे निकला था पद यात्रा लेके। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स की फोटो आती है, तो सब आते हैं। अब जब आप उसी पॉलिटिकल लीडर से, जैसे खट्टर आए थे या सैनी आए थे, उनसे अगर आप पूछिए कि क्या भाई आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, कहेंगे नहीं नहीं साहब। अमित शाह से पूछा गया था ना एक कार्यक्रम में जी। तो जो आदमी इस अमित शाह ने कहा नहीं कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, उसका वो इंटरव्यू देखा होगा आप। जी जी जी। तो एक तरफ आप कहते हैं नहीं साहब हमारा जो संविधान है हम उसको मानते हैं, क्योंकि उसी संविधान पे मोदी जी ने भी शपथ लिया है। दूसरी तरफ आपने एक उन्माद फैलाने के लिए एक आदमी निकाल दिया
आपके उसको सुनने मंत्री में भी बड़ा मजा आता है कि साहब बिंदु राष्ट्र बन जाएगा। मजा आता है, देखिए इसमें कोई बुरी अच्छा बात स्वाद आता है। 100% स्वाद आता है। हाँ, जैसे हम लोग मिलाने जुलाने की बात करते हैं उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब जब कोई भड़काऊ नारा देता है जी सिंधु का खून न कर, हाँ भैया ये बहुत करारा मामला है इसका। हम्म, तो जब आपको ऐसी चीजों पे मजा आने लगता है तो आप जान लीजिए कि इसके आगे के जोखिम क्या है, हम्म, खतरे क्या हैं। खतरे ये हैं कि आप देश को तोड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और तोड़ने की प्रक्रिया में एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। आप बताइए ना, उसके बाद कितनी एक महिला का मैं देख रहा था, वो कह रही थी कि फिर तो हम लोगों को जाट राष्ट्र चाहिए अपना। हम्म। 2-3 वीडियो मैंने देखे कि इस तरह की भी बात कर रहे हाँ, हैं। मतलब अगर आइडेंटिटी के नाम पे ही चीजें होने लगे तब तो देश के टुकड़े भैया हम टुकड़े हो कहेंगे सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दो, हम वहां के राष्ट्रपति बन जाएंगे। जाएंगे। ये हेडलाइन कटेगा। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ये कोई इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों का कोई अंत है? अरे देश जैसे अपना एक, दुनिया किस बात पे आश्चर्य करती है यार, इतनी जाति, इतने धर्म, इतनी संख्या, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, ये सब एक साथ रहते हैं। डाइवर्सिटी ही सबसे ज्यादा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता भारत की विशेषता, ये हम लोग कहते हैं। जी, तो आप उस विशेषता को ही नष्ट करने में लगे हुए हो। उस विशेषता से ही आपको दिक्कत है, उस हाँ, विविधता आप से चाहते हो, दिक्कत आपने दुनिया में कितनी छवि भारत की खराब की है पता है आपको? हम किससे जाने जाते हैं? हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जाने जाते हैं, हम महात्मा गौतम बुद्ध से जाने जाते हैं, हम संत कबीर से जाने जाते हैं, हम बाबा गुरु नानक देव जी से जाने जाते हैं। हमारी पहचान दुनिया में अहिंसा के सिद्धांतों से है, प्रेम के सिद्धांतों से है। पूरी दुनिया में आपको भगवान कृष्ण का मंदिर मिलेगा। किस बात के लिए? प्रेम के लिए। राइट। तो दुनिया के 80 देशों में उस गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है जो ग्राम प्रधान भी नहीं रहे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो बहुत दूर की बात है। तो नैतिकता के नाते, मूल्यों के नाते, विचारों के नाते उनकी पूजा होती है ना। ओबामा भी कहते हैं गांधी हमारे आदर्श हैं, मार्टिन लूथर किंग भी कहते हैं गांधी हमारे आदर्श हिंदुस्तान के हैं, अलावा बाकी तमाम देशों नेल्सन में मंडेला भी कहते हैं गांधी हमारे आदर्श हैं। और यहाँ 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 गोडसे हो जाते हैं। मोदी जी की पार्टी कहती है गोडसे हमारे आदर्श हैं। तो गोडसेवादी इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। और भारत की पहचान, आप विश्व गुरु ऐसे थोड़ी बनेंगे, विश्व गुरु गोडसेवादी बन के बनेंगे आप। जाके विश्व गुरु पूछिए का अमेरिका में गोडसे का नाम कोई जानता है? पूरी दुनिया में जब आप कहते हैं इंडिया तो लोग कहते हैं ओ गांधी। लेकिन मोदी तो कहता है ना गांधी को नाम तो जाना तब जब फिल्म बनी गांधी के ऊपर। बेवकूफी की बात है, इसीलिए तो मैं कहता हूं ये गांधी को छोटा करने की कोशिश है। और इनके छोटा करने से गांधी छोटे नहीं होंगे, बाबा साहेब छोटे नहीं होंगे। क्या बोला अमित शाह ने? यहाँ सदन में लोग बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब करते हैं, यानी अंदर से चिढ़ते हैं ये लोग। आपने हमारी पार्टी से सवाल किया, हम तो अभी चलो 13-14 साल की पार्टी है, हमने तो जितना अधिकतम प्रतिनिधित्व दे सकते थे हमने दिया, और हमने आपको 50 योजनाएं मैं बता सकता हूं जो समाज के वंचित तबके के हितों में की। 100 साल का आरएसएस हो गया, आरएसएस का एक प्रमुख आज तक एससी समाज से नहीं हुआ, पिछड़े समाज से नहीं हुआ, एक प्रमुख सिंगल। तो जिनका आइडिया ही तो मैं ये कह रहा हूं, और अब वो बात करते हैं नहीं, लेकिन अब वो बात क्या करते हैं, अब वो कह रहे हैं भाई सबको, हम सबका साथ सबका विकास है, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, सब लोग इकट्ठा होकर लाइन लगा के हमको वोट दो। और बीजेपी और जनसंघ का इतिहास उठा के देख लीजिए, उसमें भी एक ही अध्यक्ष बने। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस देश में एक ऐसी पार्टी राज कर रही है जिसके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे लगता है कि अगर ये बात लोग समझेंगे नहीं तो हम लोग अपना बहुत नुकसान करेंगे। तो समझाने के लिए आप ये आज क्या गिर रहा है वो उसकी चिंता लोगों में भी नहीं है। गैस की लाइनों में लोग खड़े हैं तो मोदी जी ने समझा दिया, अरे भाई पूरी दुनिया में संकट है। जिस भी भाजपाई से पूछिए, अरे भाई पूरी दुनिया में संकट है, लेकिन ये संकट तो तुम लेके आए हो ना। मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूं कि ये मोदी के द्वारा लाया गया संकट है। इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भाई हार्मोज का समुद्री मार्ग रूस और चीन के लिए तो नहीं बंद है, आपके लिए क्यों बंद है? ईरान तो आपका परंपरागत दोस्त था ना। लेकिन अब तो ईरान ने फ्रेंडली नेशन कह ही दिया ना इंडिया को, फ्रेंडली कह दिया। आपने कितनी उसके लिए कवायद की 13 दिन के बाद?
संजय सिंह ने पहले दिन कहा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री को ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत करनी चाहिए, तो हमें मजाक उड़ा रहे थे। दो रुपल्ली के ट्रोल इनके जो है वाजपेयी, कहते इसको देखो विदेश नीति पे ये बोल रहा है, जैसे विदेश नीति का ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है। कहने लगे ये बोल रहा है विदेश नीति पे। 13 दिन बाद वही कर्म किया ना आपने, जब पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा हो गया तब आपको बात करनी पड़ी ईरान के राष्ट्रपति से। उसके पहले आप हीरो बन रहे थे। क्यों हीरो बन रहे थे? क्यों आप हीरो बन रहे थे? आपको लग रहा था 2 दिन में चचा ट्रंप और इजराइल वाला नेतन्याहू मिलके तो ईरान को साफ ही कर देंगे। तो जो गलत असेसमेंट ट्रंप को था वही गलत असेसमेंट आपने किया। आपको उस असेसमेंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है भैया? जिससे दोस्ती है, जिससे अच्छे संबंध है, संबंध बना के रखो। हर संकट के समय में रूस ने आपका साथ दिया। अमेरिका ने धमकाया, आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। और वो रूस जो आपको डिस्काउंटेड तेल दे रहा था, अब वो डिस्काउंटेड तेल क्यों देगा भाई? आपने ट्रंप के धमकाने पे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो अब वो अपनी शर्तों पे तेल आपको दे रहे हैं। मैं आप सांसद हैं सर, और मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था। एक सीधा जवाब अगर मैं आपसे कहूं, चाहे रशिया से आप तेल खरीदते थे, ट्रंप के डिक्टेशन के बाद आपने तेल खरीदना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसमें 4 चीज और जोड़िए जो आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। उसने कहा हम निगरानी करेंगे इनके ऊपर, कमेटी बनाई उसने। बोला हमारा विदेश मंत्री निगरानी करेगा, गृह मंत्री निगरानी करेगा, वित्त मंत्री निगरानी करेगा, वाणिज्य मंत्री निगरानी करेगा, और अगर भारत रूस से तेल खरीदता हुआ पकड़ा गया हम इसके ऊपर फिर टैरिफ बढ़ा देंगे। हम आपकी छवि क्या बना दी उसने? हम बच्चे हैं कोई, हमारे ऊपर निगरानी करेगा अमेरिका? सवाल मेरा ये है, आप उस संसद के हिस्सा हैं, सांसद हैं आप, क्या लगता है क्या कारण है कि इतना दबाव एक्सर्ट किया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री पर? नहीं देखिए, ऐसा है कि एक तो जैसा मैंने आपको कहा, कुंठा की भावना है, पता नहीं क्या भावना है, मुझे नहीं मालूम किस भावना से हमारे प्रधानमंत्री ग्रसित हैं। ये ऊट पटांग समझौता करके ही खीखी करके किसी भी देश से चले आते हैं, और गोदी मीडिया और बाकी लोग मिलके इनको महान बताते रहते हैं। देखो कितना डंका बज जाता है, देखो कितना महान काम कर दिया, जबकि हर देश में अडानी को ठेका दिलाने जाते हैं। मैंने अभी उसकी लिस्ट भी पार्लियामेंट में पढ़ी, आप उसको निकाल के देख लीजिए। हर देश में अडानी को ठेका दिलाने जाते हैं। अभी सबसे बड़ा चक्कर है, अडानी फंसा हुआ है अमेरिका में रिश्वतखोरी के मामले में। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो केस चल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो केस चल रहा है, उसको सम्मन हुआ है। तो एक तो अपने दोस्त को बचाना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो वो ट्रंप ने कहा कि भाई मोदी को मालूम है कि मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, तो ऐसा क्या है उसके पास? फिर सवाल उठता है कि एप्स्टीन फाइल में जो हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम आया, कहीं इससे तो घबराए हुए नहीं है प्रधानमंत्री कि उसके हर बात को मान रहे हैं, हर दबाव झेल रहे हैं? ये 2 बड़े प्रश्न हैं, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा, और जिसका जवाब समय ही बताएगा। समय ही बताएगा। क्योंकि देखिए, आपने एकदम अपने आप को, जिसे कहा जाता है, घुटने टेकने का काम आपने किया है। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि भाई आप एक चीज बताइए, आपके देश के नागरिकों को एक गुलाम की तरह वहां से लाया जा रहा है और आप बोल नहीं रहे। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के उसको अमृतसर में उतारा वहां पे, और आप जो कैदियों की वैन होती है उसमें लेके जा रहे हैं आप उनको। वहां भी इज्जत नहीं, अपने देश में भी इज्जत नहीं। कोई शौक से जाता है अमेरिका, यहाँ से भाग। आपको अगर आपको यहाँ पे नीरज जी रोजगार मिले तो आपको क्या जरूरत है दुबई और अमेरिका भागने की? अमेरिका दुबई छोड़ दिया, अगर बिहार में रोजगार मिल जाता तो हम काहे दिल्ली में रहते? तो भाई एक तो आपका नाकारापन है कि आप अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, जो लोग मान लीजिए किसी भी तरीके से अपना परिवार पालने के लिए विदेश गए, उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है, तो आप बोल नहीं रहे। ये सारी चीजें हैं। चलिए, सांसद होने के नाते आपसे सवाल हो गए सर, आपकी पदयात्रा से रिलेटेड हो गए। अब आप आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं ही, तो उससे रिलेटेड सवाल भी 1-2 आप ले लें। आपने कहा रोजगार मिल जाए तो आप आते नहीं जाते नहीं, ये बात हमने की। रोजगार मिला कुछ लोगों को, राज्यसभा मिली, पार्टी को फिर हटाना पड़ता है। आप लोगों के निर्णय इतने गलत कैसे साबित होते हैं? देखिए, ऐसा है कि
कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, वरना तो भगवान ही हो जाएंगे, फिर इंसान कैसे रहेंगे। हमने एक राजनीतिक दल बनाया जिसका सफर 14 साल का हुआ है अभी तक। बहुत सारे साथी जुड़े, बहुत सारे साथी छूटे। मैंने अपना एक सिद्धांत बनाया कि भाई जो जिनके साथ काम किया है उनके खिलाफ टीका टिप्पणी बोलने का काम नहीं करना। जो अभी तुरंत का जो मामला हुआ उस पे जो मेरा पक्ष था, मैंने एक बार अपनी बात कह दी। अब उसके बारे में रोज रोज मैं अपनी बात कहना नहीं चाहता। अच्छा, उनके बारे में आप बात ना करें, लेकिन हम कृष्ण की नीति से हम लोगों ने डिस्कशन जो है वो शुरू किया था। ठीक है। तो आप लोगों की क्या नीति रहती है पार्टी की राज्यसभा के लिए जब कैंडिडेट चुने जाते हैं? क्योंकि ये सवाल बहुत उठता है, कई लोग ये कहते हैं, और आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों को भेजा उसमें एक संजय सिंह जो है वो ठीक आदमी है, बाकी लोग ठीक नहीं है। नहीं, चयन नहीं, ठीक। ऐसा नहीं। मतलब सारे लोग अपनी अपनी योग्यता के आधार पे आए हैं और अपनी बात बोलते हैं, कहते हैं जो उनसे बन पाता है। इसका तो फिर मूल्यांकन आप सभी दलों के जो सांसद हैं उसके हिसाब से कीजिए, किस पार्टी के कौन लोग कितना पार्टिसिपेट किए डिस्कशन में, कितना बोले। हाँ, इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ करिए। आपकी पार्टी की नीति क्या रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप करिए इसका मूल्यांकन। ठीक है, ये भी किया जाएगा, लेकिन अब अपनी पार्टी की नीति जरूर नहीं, पार्टी की नीति हमारी है, हम देखते हैं ये उसकी। जैसे मान लीजिए हरभजन सिंह है, बड़े क्रिकेट खिलाड़ी थे, उसके आधार पर उनको लाया गया। बाबा जी हैं, उनको पद्मश्री से नवाजा गया, जल के ऊपर उन्होंने लंबा काम किया है, उनको उस आधार पे लेके आए। या अशोक मित्तल जी हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपने किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और राजेंद्र गुप्ता जी ने खेल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में अपना काम किया, उनको लेके आए। संदीप पाठक हैं हमारे संगठन के, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। तो स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, छोड़ दीजिए, आप उसी पे लेके जाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए सवाल तो वो मेरा आप उठा के देख लीजिए, कभी मैंने बोला हो किसी के बारे में? कभी नहीं बोलता मैं। ये मैंने अपना एक तरीका शुरू से बना रखा है। जो लोग दिशा से अलग हुए, आपको मुबारक है, आप अपने रास्ते पे, हम अपने रास्ते। चलिए, तो मेरे हिसाब से दूसरा या तीसरा इंटरव्यू आपके साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहला एक क्वेश्चन है जिसपे सर कह रहे हैं इस पे मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं, आप ही को नहीं, किसी को नहीं, किसी को। हाँ, तो ये एक ऐसा सवाल है जिसपे आप भी मौन हो रहे हैं। नहीं, मौन नहीं हो रहा हूँ। ये मेरा एक सैद्धांतिक स्टैंड है कि जिसके साथ आप काम कीजिए, और मैं समझता हूँ ये सबको फॉलो करना चाहिए। जिसके साथ आपने काम किया है उनके साथ बहुत अच्छे बुरे वक्त आप गुजारे होते हैं, आपसे वो अलग हो रहे हैं या किसी कारण से आपके खिलाफ हो गए हैं, तो आप मत बोलिए। ये सवाल केवल इसलिए उठता है सर, आखिरी में, आपने कभी मुझे प्रशांत भूषण जी के खिलाफ बोलते नहीं सुना होगा? सुना हो तो बताइए। कभी योगेंद्र यादव जी के खिलाफ बोलते नहीं सुना होगा, कुमार विश्वास के खिलाफ बोलते नहीं सुना होगा, किसी एक साथी के खिलाफ बता दीजिए आप बोलते हुए, निकाल के दिखाइए। मैंने कभी नहीं बोला। तो ये मेरा एक सैद्धांतिक स्टैंड है, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि क्या है, वो बातें फिर आपके परिवार के लोगों को बुरी लगती हैं कि यार घर ही में बैठ के खाना खा रहे थे, आज गाली दे रहे हैं। आपके बच्चों को बुरी लगती है, तो वो उससे बचना चाहिए। मेरे स्थितियों के बारे में भी आप बात नहीं करें, क्योंकि सवाल यही उठता है। देखिए, प्रशांत भूषण से लेकर आपने जो नाम लिए, आशुतोष हो, योगेंद्र यादव हो, आशुतोष जी हैं, आशीष खेतान जी हैं, जितने भी नाम आप लेंगे, किरण बेदी जी हैं, या स्वामी अग्निवेश जी, या अन्ना जी को ही देख लीजिए, हमने कभी नहीं बोला एक शब्द किसी के बारे में नहीं बोला। नहीं बोलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। हो सकता है कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हो, मैं तो नहीं बोलता। चलिए, सोशल मीडिया पे आप जितनी वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब पे जितनी वीडियोस देखेंगे, थंबनेल में संजय सिंह अगर हैं तो दहाड़ शब्द का प्रयोग जरूर होता है। एक सवाल पे सर कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से वो नहीं बोलना चाहते, तो ठीक है, आपकी इच्छा सर। और पदयात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और तमाम सवालों पे बेबाक हम लोगों ने बातचीत की, एक सवाल को छोड़ के। बहरहाल, जब भी हमारी बात होगी ये सवाल हम जरूर पूछते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।